बच्चों, अपने टीचिंग के इस करियर में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, और जो मुझे फीडबैक मिली आज तक या मैंने एनालिसिस किए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी जब हम बैंकिंग एग्जाम्स या एसएससी एग्जाम्स या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स की तरफ जाते हैं तो इंग्लिश कई लोगों के लिए एक बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है। हालांकि कई लोगों की इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, स्टिल एक पोर्शन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स का वीक रह जाता है। ठीक है, वो मेनली कौन सा है? जब हम बात करते हैं इंग्लिश की ग्रामर की। अब देखिए, ग्रामर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आगे काफी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। काफी बच्चों के लिए तो ये मुश्किल हो जाता है कि इसके ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक के रूल्स थे, इसके ये वाले रूल्स थे, और काफी उलझनबाजी में वो ग्रामर को अच्छे से कर ही नहीं पाते। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रीडिंग स्किल्स जो है वो इतनी शार्प होती हैं, क्योंकि वो शायद कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं जहाँ पे डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन होती है, या उन्होंने हमेशा से पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से करी, तो उनकी रीडिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होते हैं। येट जब क्वेश्चन आता है ना आपके सामने ग्रामर के अंदर स्पॉट द एरर का, तो स्पॉट द एरर करते टाइम उन बच्चों को ना, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज फॉर्मल इंग्लिश की, ग्रामर की हर किसी को नहीं होती। जो लोग एस्पिरेंट्स हैं बैंक एसएससी एग्जाम्स के, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के, वो लोग तो इसको बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां स्पोर्टिंग एरर में दिक्कत आ जाती है। येट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आपसे जब एग्जामिनर वोकैब के क्वेश्चन पूछता है। अब देखो बच्चों, वोकैब के क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी है। अभी जैसे सीपीओ आने वाला है कुछ महीने बाद 2023 के अंदर, जिसकी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसमें आपका टीयर 2 जो होगा वो कंप्लीटली इंग्लिश का ही होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का। अब वो कैब में वैसे तो वन वर्ड्स भी हैं, इसके अलावा देखा जाए तो ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, प्लस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। राइट, अब इन सब में सबसे खास एक क्या चीज होती है, जब आपसे एग्जामिनर कोई भी वर्ड का सिनोनिम या किसी भी वर्ड का वो आपसे एंटोनिम पूछता है, तो वो आपको जो वर्ड देता है ना, उस वर्ड का आपको साथ में पार्ट ऑफ स्पीच पता होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, और आज की इस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों करवाने वाला हूं आपको, इससे पहले कि हम वोकैब पढ़े या आप कहीं से भी वोकैब पढ़ो। तो जब आपसे ये वर्ड पूछता है ना, अगर मान ली इसने आपसे एक वर्ड पूछा जो कि एडजेक्टिव था, तो आपको बच्चे उसका सिनोनिम भी एडजेक्टिव ही बताना है, या उसका एंटोनिम भी एडजेक्टिव में ही बताना है। आप एडजेक्टिव से नाउन में उसका सब्स्टिट्यूट फाइंड नहीं कर सकते। एक वर्ड उसने आपसे नाउन पूछा, तो उसका नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा, वो कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब नहीं हो सकती। इसलिए आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन होना आपके पास, या पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज होना वोकैब के क्वेश्चंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम वोकैब की सीरीज आगे स्टार्ट करें, सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको कवर करवाऊंगा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा से हम पढ़ते आए जब भी इंग्लिश की बात होती है, तो दैट इज नाउन। थोड़ी सी रेलेवेंस आपको बताना चाहूंगा मैं, कि बेसिकली जब आप एक लैंग्वेज की बात करते हो, लैंग्वेज चाहे फ्रेंच है, चाहे स्पेनिश है, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जब लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, हर एक लैंग्वेज बनाई गई किस पर्पस के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, आप कभी भी एक सिंगल लेटर या एक सिंगल वर्ड से तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। आपको सेट ऑफ क्या चाहिए होता है? वर्ड्स चाहिए होता है, जिससे कि आप एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। अब उस सेंटेंस में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, साथ साथ टॉपिक्स की मैं आपको बताता चला जाऊंगा, और अलग से हम क्लासेस भी करेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम वोकैब भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बचपन से ही पढ़ते आए बच्चे और सबको पता होगा कि नाउन्स क्या होते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इजी करके इन चीजों को समझाने की कोशिश करूं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, देखो, अगर आप बात करें कि जब वर्ल्ड बना था, या आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जितनी भी चीजें आप जिनकी भी बात करते आए हो हमेशा, आज देखो सिंपल है कि अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करनी है ना बेटा, कॉन्वर्सेशन करनी है तो किसी चीज पे बात करोगे। ठीक है, किसी इंसान पे बात करोगे। अब किसी चीज, किसी इंसान या किसी प्लेस, एनिमल, बर्ड पे आप बात करोगे, तो उसका नाम तो जाहिर सी बात है कि आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज सामने वाले को क्या पता लगेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए नाउन जो है दैट इज अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड है, मतलब दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज से लेके हर बड़ी से बड़ी चीज का एक नाम है डिफाइंड। अगर ये नाम ना होते तो हम कॉन्वर्सेशन कैसे करते इतनी चीजों के?
तो हर चीज को एक नाम दिया गया है। जिस डिवाइस से मेरी ये वीडियो शूट हो रही है उसको हम कैमरा कहते हैं। जिस डिवाइस के ऊपर मैं ये पीपीटी ले रहा हूँ, पीपीटी ओपन करिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे मेरे पास राइटिंग पैड है, ठीक है, कुछ लाइट्स लगी हैं यहाँ पे। जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आसपास देखो कितनी ही चीजें हैं, हर चीज का नाम हमें पता है, ठीक है। तो किस पे मैं बात करना चाहता हूँ, किस पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड की, मुझे उसका नाम लेना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाउन क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया आपकी कॉन्वर्सेशन में, ऐसे बेवजह तो नहीं बनाए गए, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, द नेम ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट में ही देखें, यहाँ पे लिखा है ना वर्ल्ड के अंदर हर चीज, वर्ल्ड भी अपने आप में क्या है, एक नाउन है। जब मैं वर्ल्ड कहता हूं तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा संसार आ जाता है, ठीक है। तो आप इसी वर्ड से तो ही समझ पाए कि मैं बात करना किस चीज की रहा हूं, किस चीज की बात करना चाहता हूं। नाउ इसके अलावा मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताने की कोशिश की आपको कि जो नेम होता है किसी पर्सन का, जो बचपन से पढ़ते हैं इन 3-4 वर्ड्स की हेल्प से, मैंने थोड़ा और इलेबोरेट किया है इसको। किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी भी नॉन लिविंग चीज का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी बर्ड का, किसी इंसेक्ट का, किसी स्पाइस का, इंसेक्ट आपको पता है कीड़े मकोड़े होते हैं, एनिमल बर्ड का आपको पता है पशु पक्षी, ठीक है। स्पाइस के होते हैं जितने भी मिर्च मिसालों की आप बात करें, ठीक है, जैसे इलायची को हम इंग्लिश में कैडमम कहते हैं, लौंग को हम क्लोव कह देते हैं, ठीक है। ऐसे ब्लैक पेपर है, सोल्ट है, रेड चिली है, ये सारे हमारे मिर्च मिसाले जो है उनके नाम हो गए स्पाइसेस के नाम। इसके अलावा मेरे बच्चों क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी होती है। आपके अंदर भी क्वालिटी होगी, इवन एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। तो क्वालिटी, जैसे मान लो किसी के अंदर क्वालिटी है पोलाइटनेस, तो किसी की ईमानदारी की दाद दी जाती है, उसके अंदर क्या है, ऑनेस्टी है, ठीक है। किसी के अंदर क्या है, उसका दिल बड़ा दरिया है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, तो उस पर्सन के अंदर एक क्वालिटी है जिसका नाम काइंडनेस है। इसके चलते ही हम डिसेबिलिटीज की अगर बात करें, डिसेबिलिटी के भी नाम होते हैं, ठीक है। जैसे किसी के अंदर आलस कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब लेजीनेस, आप तो इस चीज से दूर ही रहिएगा तो बढ़िया बात है, ठीक है। किसी के अंदर क्रुएल्टी बहुत है, मतलब बड़ा निर्दयता है उसके अंदर, जब भी बात करेगा रूडली बात करेगा, ठीक है। कोई पर्सन को अगर देखें तो वो बेचारा अंधा है, तो ब्लाइंडनेस उसकी बेचारे की क्या है, डिसेबिलिटी है, ठीक है। डिसेबिलिटीज के भी नाम है, क्वालिटीज के भी नाम है। ऐसे आगे देखें तो फीलिंग्स, तरह तरह की फीलिंग्स हमारे दिल में अलग अलग लोगों के टुवर्ड्स होती हैं। आप इसको प्यार कह लें चाहे नफरत कह लें, ठीक है, लव भी हो जाएगा और हेट्रेड भी हो जाएगा। ऐसे हमारे अंदर कुछ इमोशंस उठते हैं किसी मोमेंट पे, कभी हम खुश फील करते हैं, हैप्पीनेस आपका इमोशन हो गया, कभी आप सैड फील करते हैं तो सैडनेस इमोशन हो गया, है ना। तो हर एक चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल पे तौर पे अगर आप वर्ड्स देखें, नीचे लिखे हैं वर्ड्स क्या है, बॉय, गर्ल, कार, स्टूडेंट, पार्क, स्वीट, स्वीट्स जैसे कि होटल्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ स्वीट्स बने होते हैं, कुछ फैमिली स्वीट्स होते हैं, स्वीट रूम्स होते हैं। ऐसे ही स्मार्टनेस किसी की क्वालिटी का नाम है, पोलाइटनेस किसी की क्वालिटी का नाम है, लेजीनेस किसी की आलस, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी डिसेबिलिटी है, क्रुअल्टी हो गया, सोरोफुलनेस, हैप्पीनेस हमारे इमोशंस हो गए, सेटिस्फेक्शन हो गया। इसके अलावा इंटीमेसी और एनिमोसिटी, मैं थोड़ा बता देता हूँ अगर बच्चों को नहीं पता तो। जो वर्ड यहाँ लिखा है इंटीमेसी, ये हमारी एक फीलिंग का नाम है। इंटीमेसी बच्चों क्या होता है, इंटीमेसी होता है कंपैशन, या फिर किसी के साथ आपकी क्लोजनेस, जिसको आप प्यार भी कह सकते हो, मतलब लव। तो इसका इंटीमेसी का मतलब ये होता है। तो मैं सारा नाउन ही डिस्कस कर रहा हूं, तो जो भी वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो नाउन के ही करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा अगला वर्ड आप देखें तो एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी क्या होती है, या तो इसको आप एनिमिटी कह सकते हो, मतलब किसी के लिए आपके दिल में शत्रुता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं किसी के लिए आपके दिल में हेट्रेड है, तो नफरत या शत्रुता, या किसी को आप नापसंद करते हैं, डिसलाइकिंग है किसी के टुवर्ड्स आपकी। तो इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं नाउन ही, ठीक है। ये हमारी फीलिंग का नाम है। आई होप नाउन को आप समझ पाए हैं, ठीक है। बाकी जब हम कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे तो नाउन के बारे में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों को पहले ही पता होगा कि बात होने वाली है प्रोनाउन की, है ना। तो देखिए प्रोनाउन वर्ड जो है इसके नाम में ही कुछ क्लैरिटी, तो आधी क्लैरिटी तो नाम के अंदर ही है। देखिए जैसे PRO लिखा है और बाद में नाउन लिखा है,
नाउन होता है नेमिंग वर्ड, जो किसी का भी नाम होता है, ठीक है। अब प्रो क्या है यहाँ पे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, द वर्ड दैट प्रोनाउंस द नाउन, एक ऐसा वर्ड जो प्रोनाउंस करता है नाउन को, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। बट क्यों बनाया गया, क्या यूजेज है, वो डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोनाउंस करता है, कैसे करता है, सपोज अब बच्चों ने हमेशा से पढ़ा हुआ है, जैसे डेफिनेशन मैंने यहां भी लिखी है, द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स क्यों किए जाते हैं, टू प्रोनाउंस देम और टू अवॉइड देयर रेपिटेशन। अक्सर हम ये चीज जानते हैं कि प्रोनाउन को, नाउन की जो रेपिटेशन है उसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। बट ये प्रोनाउंस वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अब मान लीजिए मैं आपकी क्लास लेने आता हूं और मैं कहता हूं आई एम योर इंग्लिश टीचर, और उसके अगले सेंटेंस में बोलता हूं मैं माय नेम इज अंकुश, ठीक है। अब जब मैंने सेंटेंस बोला आई एम योर इंग्लिश टीचर या आई एम गोइंग टू टेक योर इंग्लिश क्लासेस, अब इस सेंटेंस में बच्चे आप देखें तो अभी तक मैंने अपना नाम तो लिया ही नहीं था, ठीक है, मैंने अपना नाम नहीं लिया, स्टिल मैंने आई यूज किया, तो आप समझ जाओगे कि ये आई मेरे नाम को प्रोनाउंस कर रहा है, उसकी जगह पे आया है, ठीक है। तो ये आई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अंकुश, अंकुश को प्रोनाउंस कर रहा है प्रोनाउन आई, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन इसकी आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ही इज वन ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स, वो क्लोज फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड है। मैंने आपको पीछे बताया था कि इंटीमेसी क्या होती है, क्लोजनेस, और इंटीमेट कौन होता है, जो हमारे क्लोज होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, ठीक है। तो एक इंटीमेट दोस्तों में से एक दोस्त है वो मेरा, ठीक है। आई विल टीच यू इंग्लिश, अगेन आप देखें इसमें नाम तो मेरा नहीं आया, येट आई यूज हुआ, वो किसको प्रोनाउंस कर रहा था, मेरे नाम अंकुश को। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं, जो हमने रेपिटेशन वाली बात की, जैसे कि एलिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि एलिस मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड शी लुक्स आफ्टर मी वेल, और मेरा वो अच्छे से ख्याल रखती है। अब एलिस यहाँ पे क्या है, उसका नाम है, तो ये नाउन है, क्योंकि ये रिपीट ना हो तो इसकी जगह हमने क्या यूज किया, शी प्रोनाउन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, जेकब इज माई कोलीग, जेकब मेरा कोलीग है, किसी मेल पर्सन का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ही वर्क्स रियली हार्ड, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, तो जेकब नाउन था, उसकी रेपिटेशन खत्म करने के लिए हमने ही क्या लगाया यहाँ पे, प्रोनाउन, ठीक है। आई होप आप समझ पाए इन चीजों को कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब नाउन रिपीट ना हो तो प्रोनाउन आपको सेंटेंसेस में यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं किसी चीज की, उसका नाम बार बार आप तो नहीं लेंगे, इससे आपकी कॉन्वर्सेशन भी बढ़ेगी और थोड़ा सेंटेंस में वियर्ड भी लगता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोनाउंस बनाए गए कि आप एक बार नाम लेके छोड़ दीजिए, उसके बाद ही, शीट या आई आप यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वेल अगला टॉपिक देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है हमारे पास, अगला है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमेशा से बच्चे ये माइंड में रखते हैं, एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी किसकी डिस्क्राइब करते हैं, ये किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल, किसी भी बर्ड की, हर एक चीज की ना, दैट मीन्स किसकी क्वालिटी होगी, वो नाउन की। नाउन में तो हर चीज का नाम आ जाता है, ठीक है, और प्रोनाउन की भी, क्योंकि प्रोनाउन भी किसकी जगह यूज होता है, नाउन की जगह। अब मैं चाहे कहूं एलिस इज नाइस, चाहे मैं कहूं शी इज नाइस, तो देखा जाए तो एलिस को भी नाइस से बताया जा रहा है और शी को भी, तो देखा जाए तो जो नाउन और प्रोनाउन है दोनों की ही। बट यहां मैं थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा, बेटा एडजेक्टिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी नहीं बताता। जैसे मैं आपसे पीछे नाउन में भी बात कर रहा था कि नाम तो डिसएबिलिटीज की भी है, मतलब कईयों के अंदर क्वालिटीज होती हैं कुछ, तो कईयों के अंदर कुछ डिसएबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है, उनकी बुराइयां भी होती हैं, उनके बारे में भी कौन बताएगा, एडजेक्टिव ही बताएगा। कुछ बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जी नाउन और एडजेक्टिव कैसे, जैसे कि एक वर्ड आ गया पोलाइटनेस और दूसरा वर्ड आ गया पोलाइट, तो इसमें देखा जाए तो पोलाइटनेस में अगर कहूं कि ये नाउन है और पोलाइट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो समझिए प्लीज, आप किसी पर्सन की क्वालिटी का नाम अगर बता रहे हैं, आप क्या कहते हैं, उसके अंदर बड़ी पोलाइटनेस है, ठीक है, तो पोलाइटनेस उसकी क्वालिटी का नाम है जो उसके अंदर है। बट पर्सन को हम पोलाइटनेस नहीं बुलाएंगे, हम कहेंगे ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन, ठीक है, तो वो बड़ा पोलाइट है, तो पोलाइट उसको डिस्क्राइब करके बता रहा है, ठीक है। तो ये नाउन और एडजेक्टिव का आपको डिफरेंस भी याद रखना होगा। जैसे एक और वर्ड से मैं एग्जांपल लूं, पीछे हम बात कर रहे थे कि कईयों के अंदर ये डिसेबिलिटी छिपी होती है, लेजीनेस, आलस, ठीक है, तो आलस उनकी डिसेबिलिटी का नाम है, मतलब बच्चों ये नाउन है,
लेकिन अगर आप किसी पर्सन को कहोगे तो लेजीनेस नहीं, उसको आप लेजी बुलाओगे, तो ये लेजी क्या होगा, एडजेक्टिव जो उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो देखते हैं आगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी नहीं बताते। और जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं, आप जैसी भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे माइंड में आप बिठा सकते हैं, लेकिन समझिए जरूर, द वर्ड्स विच डिस्क्राइब, एक ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं, किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी नाउन प्रोनाउन का फीचर या उसकी स्पेसिफिकेशन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब ये पहले 3 वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ये टोटली न्यूट्रल वर्ड्स हैं। इसमें किसी की क्वालिटीज मतलब पॉजिटिव बातें भी आ जाती हैं, इसमें किसी की डिसेबिलिटी मतलब नेगेटिव बातें भी आ जाती हैं, ठीक है। फीचर बताना, मैं कहता हूँ कि इस मोबाइल फोन के फीचर्स क्या क्या हैं, जो चीजें मुझे अच्छी लगेंगी वो क्वालिटीज हो जाएंगी, मुझे लगता है कि ये चीज इसमें कम है तो उसकी वो फोन की डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। तो फीचर एक कॉमन वर्ड है, दोनों चीजों के लिए काम करेगा, प्लस माइनस क्वालिटी और डिसेबिलिटी के लिए, ऐसे ही स्पेसिफिकेशन और ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। साथ मैंने लिखा, या फिर आप ऐसा कह लें जो वर्ड किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसेबिलिटी को बताता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। वैसे तो बच्चों 2 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और दूसरे होते हैं डिटर्मिनर्स। तो इसकी 2 टाइप्स होती है, दोनों टाइप्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, क्योंकि आज हमारा मेन मोटिव है सिर्फ इंट्रोडक्शन जान लेना। क्योंकि मान लीजिए अगर हम कभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ते हैं या वोकैबुलरी पढ़ते हैं, अब मान लीजिए आज तो नहीं पढ़ाऊंगा बट मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ ADVISE और ADVICE। अब मैं कहता हूँ जी ये वाला नाउन है बच्चे और ये वाली क्या है, वर्ब है। तो ऐसा मैं कहूं या ऐसा आपको मैं पढ़ाऊं आगे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में ये फिक्स हो, नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, एक बेसिक आइडिया हो इन चीजों का आपके पास, ठीक है। चलिए ये पढ़ेंगे हम सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, एक अलग से क्लास आपके लिए मैं डालूंगा यूट्यूब पे। तो देखिए, वी आर लुकिंग फॉर, हम लोग ढूंढ रहे हैं, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च। तो वी आर लुकिंग फॉर अ कैसा एम्प्लॉय, एक सगेशियस एम्प्लॉय हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पहली बात आप यही समझ गए होंगे कि अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय ढूंढ रही है तो ऑब्वियसली वो निठल्ला नकारा कोई एम्प्लॉय तो नहीं ढूंढ रही होगी। तो वर्ड तो ये नेगेटिव नहीं है, मीनिंग में पॉजिटिव ही है। लेकिन सगेशियस का मीनिंग क्या होता है, सगेशियस बच्चों होता है जो पर्सन वाइज होता है, बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, बड़ा दिमाग से स्मार्ट होता है। दिखने में स्मार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, स्मार्ट वर्ड के भी 2 मीनिंग होते हैं, एक दिमाग से स्मार्ट होना, ठीक है, और दूसरा दिखने में स्मार्ट होना। तो जो दिमाग से बड़ा स्मार्ट या वाइज मतलब बुद्धिमान हो उसको सगेशियस कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में आप देखेंगे तो सगेशियस बना आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव, उसके बाद एम्प्लॉय क्या है, नाउन। तो इस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा एम्प्लॉय, सगेशियस एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस। अब इसमें भी देखिए सारी की सारी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस, सिचुएशंस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। कैटास्ट्रॉफिक जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कैसी सिचुएशंस, तो कैटास्ट्रॉफिक क्या हुआ, एडजेक्टिव। पूरा सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, ऑल द कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की सारी कैटास्ट्रॉफिक जो सिचुएशंस हैं कैन नॉट बी डेल्ट विद, उनके साथ हम डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मीनिंग समझते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग होता क्या है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है जो मिसफॉर्चुनेट हो, मिसफॉर्चुनेट इसको आप कह सकते हैं, या फिर जिसका बुरा इंपैक्ट हो, या एडवर्स इंपैक्ट कह सकते हैं आप। अब मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ी आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, तो जिस चीज की वजह से डिजास्टर आया वो बन जाती है डिजास्ट्रस। तो डिजास्ट्रस कह लीजिए इसको आप, चाहे आप एडवर्स कह लें चाहे मिसफॉर्चुनेट कह लें, मतलब जिससे तबाही आ जाए। अब मान लो कहीं पे साइक्लोन आ जाए या कहीं पे सुनामी आ जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आप देखें तो इस टाइम मॉनसून इतना हैवी होने की वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की प्रॉपर्टी लॉस हुआ, या फिर ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स भी गई। तो वो सिचुएशंस क्या है, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस है जो बुरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ये कहता है द फूड वी एट, जो खाना हमने खाया वॉज रियली स्क्रम्शियस, मतलब इस फूड को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। फूड क्या है यहाँ पे, अगेन नाउन है, तो फूड कैसा था जो हमने खाया, वो स्क्रम्शियस था। स्क्रम्शियस क्या होता है बच्चों, स्क्रम्शियस होता है वेरी टेस्टी या फिर डिलीशियस, या इसको आप कह सकते हो डिलेक्टेबल। एसएससी के अंदर 2022 के अंदर डिलेक्टेबल वर्ड आपसे सिनेमेंटन में पूछा भी गया था। डिलेक्टेबल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, वेरी टेस्टी और
वेरी डिलीशियस, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं स्क्रम्शियस। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, कि जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ग्रोथ क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। कैसी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, अलग अलग तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रोथ होना, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होना। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की, वो डिपेंड किस पे करती है, कंट्री के जीडीपी पे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो कि सच्चाई भी है। तो यहां देखें तो पूरे सेंटेंस में इकोनॉमिक क्या मिला आपको, एडजेक्टिव मिला, जो कि ग्रोथ वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा था। और भी बेसिक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ही इज एन इंटेलेक्चुअल मैन, कि वो एक इंटेलेक्चुअल मैन है। और देखो मैन यहाँ पे क्या है, नाउन। कैसा मैन है वो, इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, वेरी इंटेलिजेंट, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान या बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल। इसको आप वाइज भी बुला सकते हो, जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से ये चीजें समझ आई हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब देखो क्या होता है, आप सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर का बेसिक देखें तो जब एक सेंटेंस बनता है ना, तो उसकी शुरुआत में एक सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर उसके बाद एक वर्ब लगाई जाती है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, जो कि ऑप्शनल होता है, कि जरूरी नहीं है हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, ये हमेशा ऑप्शनल होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस ऑब्जेक्ट लगा के ही बना सकते हैं, विदाउट आप ऑब्जेक्ट सेंटेंस बना नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, जैसे कि मैं कहता हूं आई एम वॉकिंग, या फिर द बर्ड्स फ्लाई। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वॉक और फ्लाई दोनों वर्ब्स हैं, ठीक है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन सेंटेंस तो कंप्लीट है। अब इन सेंटेंसेस के हिसाब से समझे कि वर्ब हुई क्या। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, ठीक है, वॉक कर रहा हूं, तो जो भी मैं काम करता हूं उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड। तो वॉक यहाँ पे क्या हुई, वर्ब। ऐसे ही बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं, तो फ्लाई उनके लिए क्या हुई, वर्ब। वैसे तो वर्ब की बहुत ज्यादा मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, ठीक है, मेनली देखा जाए तो 3 डेफिनेशंस हैं। फिर वर्ब को क्लासिफाई भी किया गया है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ मेन वर्ब्स हैं और कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। लेकिन आज की क्लास में अगेन मैं रिपीट करता हूं बात को, कि आज हम सिर्फ बेसिक समझने वाले हैं इस क्लास में कि चीजें होती क्या है। ताकि आपको कोई वर्ड पूछता है और आपसे कहता है कि ये वर्ड जी एक वर्ब है और इसका ये वाला मीनिंग होता है और इसके ये वाले सिनोनिम्स हैं, तो आपको पता हो कि वर्ब होती क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। द वर्ड्स विच एक्सप्रेस व्हाट अ पर्सन डज, एक पर्सन जो काम करता है उसको जो वर्ड एक्सप्रेस करता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो ही यूजली प्रोक्रेस्टिनेट्स हिज वर्क, तो ये पर्सन जो है ये अक्सर क्या करता है, अब ये पर्सन हो गया आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो काम को करता है, ये अक्सर क्या करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, किसको करता है, अपने काम को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो बीच में क्या आ गई, वर्ब। अब प्रोक्रेस्टिनेट करने को क्या कहते हैं, वैसे तो करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको भी किसी चीज में, इसको कहते हैं डिले करना। प्रोक्रेस्टिनेट करना, काम को डिले करना, उसको पोस्टपोन करना या उसको टालना। जैसे आपने कबीर जी के दोहा हमेशा सुना होगा, काल करे सो आज करे सो अब, है ना, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो आपको काम टालना नहीं चाहिए कभी अपना, ठीक है, जब आपको टाइम मिले उसको उसी टाइम कर लेना चाहिए, कल पे मत डालें उसको। जैसा कि ये क्लास आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको कल पे मत डालो, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। नेक्स्ट, सीबीआई इज कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द मर्डर केस। सीबीआई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सीबीआई क्या कर रही है, कॉन्टेक्चुअलाइज कर रही है, ये वर्ब हो गया, उसका एक्शन हो गया, किसको कर रही है, मर्डर केस को, तो ये क्या हो गया, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अब कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स अक्सर यूज होते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, तो सीबीआई इज कॉन्टेक्चुअलाइजिंग मतलब सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब सीबीआई छानबीन कर रही है मर्डर केस की, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड, खेलते हैं बच्चे, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, वैसे ही शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। तो ये सारे जो वर्ड्स हमने पढ़े यहाँ पे, ये सारी क्या थी, सेंटेंसेस में आने वाली वर्ब्स थी, जो हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ब का आइडिया हो गया। अब थोड़ा आपको चीजों को रिलेट करना है, रिलेट किसको करना है, एडजेक्टिव को और वर्ब को। देखिए एडजेक्टिव क्या था, जो डिस्क्राइब करता है किसी की क्वालिटी या डिसेबिलिटी, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की।
एक पर्सन कैसा है, एक प्लेस कैसा है। वर्ब क्या होती है, जो पर्सन के एक्शंस को बताती है, ठीक है, कि पर्सन काम क्या करता है। अगला टॉपिक आपके पास एडवर्ब है। अगर नाम से देखें तो एडजेक्टिव का एडी, एडजेक्टिव क्या होता है, डिफाइन करता है कौन कैसा है। अब ये एडजेक्टिव किसको डिफाइन करेगा, वर्ब को करेगा, कि काम कैसा कर रहे हैं आप कैसे हैं दिखने में, आप नेचर से अच्छे हैं, बुरे हैं, दैट डजंट वर्क, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बताना चाहते हैं कि एक एक्शन जो हुआ, एडवर्ब क्या बताती है, जो एक एक्शन करता है पर्सन, वो एक्शन को कैसे करता है, हाउ ही डज एन एक्शन, वेयर ही डज एन एक्शन, ठीक है, हाउ ऑफन ही डज समथिंग, या फिर व्हेन ही डज समथिंग। तो किसी भी काम को कोई पर्सन कब करता है, कितनी दफा करता है, या फिर कहां पे करते हैं और कैसे करता है, ये सारी चीजें बताना किसका काम होता है बच्चों, एडवर्ब का, ठीक है। तो ये सारी चीजें एडवर्ब बताएंगी, कभी आपको मिक्सअप नहीं करना एडजेक्टिव्स को एडवर्ब्स के साथ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि ही इज स्मार्ट। जब आपको सेंटेंस में इस तरह से इज एम आर वर्ड्स वर लगे दिखते हैं ना, तो ये इस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये कैसा है। तो ही इज व्हाट, ही इज स्मार्ट, एडजेक्टिव हो गया। अब अगर मैं कहूं ही वर्क्स, इसका मतलब वो काम करता है, ठीक, काम कैसे करता है, ही वर्क्स स्मार्टली। अब देखो ही के साथ इज एम आर नहीं लगा हुआ, ही के बाद उसका एक्शन बताया गया, तो ही ने ये किया एक्शन, ये वर्ब हो गई, इस एक्शन को कैसे किया, स्मार्टली किया, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन से आपको बता रहा हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। अक्सर आपने पढ़ा भी हुआ है कि अगर आप एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा देते हैं तो वो एक एडवर्ब बन जाती है। इसमें भी काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो समझने वाले हैं, काफी कॉन्सेप्ट कंफ्यूज भी करते हैं, और कई लोगों के लिए, कई बच्चों के लिए एडवर्ब टॉपिक सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक टॉपिक हो जाता है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसी दिन इसको भी, फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। तो देखिए, द वर्ड्स यूज टू से, जो वर्ड्स यूज किए जाए कहने के लिए किस चीज के बारे में, मोर अबाउट अ पर्सन्स एक्शन, नॉट अबाउट, नॉट मोर अबाउट अ पर्सन, पर्सन नहीं, पर्सन्स एक्शन, पर्सन के एक्शन के बारे में, कि वो पर्सन एक्शन कैसे करता है। या सिंपल वर्ड्स में एक डेफिनेशन और है, द वर्ड्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द वर्ब्स, जो वर्ड्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो देखिए, लास्ट नाइट, कल रात क्या हुआ, ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाया। कैसे नहीं सो पाया, साउंडली नहीं सो पाया, ठीक है, मतलब सोया होगा पर उसकी बार बार नींद टूट रही होगी, या फिर वो साउंड माइंड से नहीं सोया। तो वो सो नहीं पाया, कैसे नहीं सो पाया, साउंडली नहीं सो पाया, या साउंडली कह लीजिए आप, चाहे आप कह लीजिए पीसफुली, मतलब शांति से नहीं सो पाया, उसकी नींद कहीं ना कहीं बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस वर डांसिंग, हम सब लोग डांस कर रहे थे। डांस कैसे कर रहे थे, चीयरफुली डांस कर रहे थे। चीयरफुली कह लो चाहे आप कह लो हैप्पीली, मतलब बड़ा खुशी से हम लोग सब डांस कर रहे थे। दे हैव बीन वर्किंग, वो सब काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं काम, अच्छे से कर रहे हैं। तो दे हैव बीन वर्किंग वेल, इस सेंटेंस में वेल एडवर्ब है, चीयरफुली एडवर्ब है, और यहाँ पे साउंडली एडवर्ब है। अब पहले सेंटेंस को अगर मैं मोल्ड करके इसको साउंडली वर्ड को एडजेक्टिव बना के यूज करना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं, ही कुड नॉट गेट साउंड स्लीप। तो साउंड स्लीप नहीं ले पाया, यहां पे देखेंगे आप तो स्लीप हो गया नाउन और साउंड हो गया एडजेक्टिव। सेंटेंस पे वर्ब क्या बनी अब, गेट, ठीक है। इसी सेंटेंस को आप एडवर्ब की हेल्प से लिख गए। आपने डायरेक्टली स्लीप को एज अ वर्ब यूज कर लिया कि ही कुडंट स्लीप, क्योंकि आपको पता है या पता होना चाहिए। देखो कुड यहाँ पे यूज किया मैंने, कुड क्या होती है, एक मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद बच्चों हमेशा एक चीज फिक्स है कि वर्ब आनी आनी है मेन वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। तो अब यहाँ देखिए, कुड के बाद डायरेक्टली स्लीप लिखा गया, मतलब स्लीप यहाँ पे वर्ब बन गई, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब के अलावा कुछ आ नहीं सकता। यहाँ मैंने कुड नॉट के बाद गेट लिख दिया, मतलब गेट क्या बन गई, वर्ब। अब मुझे दोबारा वर्ब तो चाहिए नहीं, तो मैंने एडजेक्टिव और नाउन लगा के उस चीज को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। Yesterday she was singing, कल वो गा रही थी, ग्रेसफुली मतलब बड़ा ही ब्यूटीफुली। एक और सेंटेंस अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए, जैसे मान लो मैं कहता हूं, यहां पे लिखा है जैसे आई लाइक लिसनिंग टू हिम बिकॉज ही स्पीक्स फ्लुएंटली। मान लो मैं कहता हूं ही इज अ फ्लुएंट स्पीकर, कि बड़ा ही एक फ्लुएंट स्पीकर है। फ्लुएंट स्पीकर का मतलब होता है बड़ा ही स्मूथ स्पीकर है, वो बड़ा ही क्लियरली बोलता है, ठीक है। अब ही इज अ फ्लुएंट स्पीकर, और दूसरी तरफ मैं कहूं ही स्पीक्स
मैंने आपको पीछे भी बताया था इज एम आर आते हैं तो इस पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। अब मैंने इज एम आर लगाया नहीं, मैंने कहा ही स्पीक्स, वो बोलता है। बोलता कैसे है? फ्लुएंट एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दो, फ्लुएंटली, ये क्या बन गई आपके सेंटेंस में? एडवर्ब। ठीक है जी। तो आई लाइक लिसनिंग टू हिम, मुझे उसको सुनना पसंद है क्योंकि वो फ्लुएंटली मतलब बड़ा ही स्मूथली बोलता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली का मतलब भी क्या होता है? फ्लुएंटली। और फ्लुएंट के लिए फिर क्या वर्ड बन जाएगा? इलोक्वेंट। ठीक है बच्चे, आई होप आपको एडवर्ब की डेफिनेशन समझ आई। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। आगे आपके पास प्रेपोजिशन, जिनके नाम में ही आधी से ज्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। पीछे नाम में लिखा हुआ है पोजीशन, ठीक है, पोजीशन लिखा है। अब पोजीशन बताएंगे कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई चीज, कोई एनिमल, कोई बर्ड कहाँ पे है, ठीक है, उसकी पोजीशन बतानी है। प्री का मतलब होता है पूर्व, पहले, ठीक है। दैट मीन्स इससे आप ये प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, ये उस चीज के बारे में बताएगा ना, ये कहाँ पे है। वो चाहे कोई नाउन है जिसके बारे में बता रहा है कि कहाँ पे है, चाहे वो कोई प्रोनाउन है कि ये कहाँ पे है, उसके प्री, उसके पहले इसको लगाया जाएगा प्रेपोजिशन को। तो इसके नाम में ही अपने आप में एक इसकी प्रॉपर्टी और इसकी डेफिनेशन दोनों छिपी हुई है। तो देखिए जरा, the words which tell us position and the relation of a noun or pronoun। तो position बताता है, pre मतलब पहले आता है नाउन प्रोनाउन के, और रिलेशन भी बताता है ये, ठीक है, रिलेशन भी बताता है दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देखिए प्रेपोजिशन आपकी कॉन्वर्सेशन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट वे में हेल्प कर सकती हैं। सपोज छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूं कि आप अपने घर की चाबियां घर पे छोड़ आए, ठीक है, अपने रूम की चाबी या घर की चाबियां आपने बाहर लॉक नहीं लगाया और किसी ने लॉक लगा के जाना है आपके घर पे, आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको कॉल करते हैं कि चाबियां कहाँ पे छोड़ के चला गया, ठीक है। आपके एक छोटे से वर्ड से उनका काम शायद 10-15 मिनट बढ़ सकता है या 1 घंटा, या फिर आपके एक छोटे से वर्ड की गलती से काम बढ़ने की बजाय अगर आप उसको ठीक यूज करते हैं तो विद इन अ सेकेंड उनका काम हो जाएगा। सपोज आपने क्या किया, आपके घर के रूम में एक बहुत बड़ी वार्डरोब थी, हमेशा चाबियां उसके ऊपर रख के छिपाई जाती थी, तो आपने भी सेम काम किया, आप इसके ऊपर कहीं चाबियां रख के आ गए वार्डरोब के, ठीक है, कि ऊपर पड़ी है, 6-7 फीट ऊंची वार्डरोब है, उसके ऊपर चाबी आप रख के आ गए। अब आपको फोन आता है और आप उनको कहते हो कि द कीज आर अंडर द वार्डरोब। बच्चों अंडर का मतलब तो नीचे होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करे, वार्डरोब के नीचे घुस के देखने लग गए, चाबियां मिली नहीं वहां पे। फिर आपने कहा नहीं 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 नहीं, इट वॉज नॉट अंडर द वार्डरोब, इट वॉज इन द वार्डरोब। अब इन का मतलब होता है में, मतलब वार्डरोब के अंदर चाबियां हैं। अब वहां पे अगेन उन्होंने अंदर ढूंढा, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर से चाबियां नहीं मिली। अब आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई, द कीज आर व्हाट, कीज आर बिहाइंड द वार्डरोब। अब बिहाइंड मतलब चाबियां वार्डरोब के पीछे पड़ी हैं। उन्होंने पीछे जाके देखा, पीछे भी चाबी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आप बार बार प्रेपोजिशन को गलत यूज कर रहे हैं इसलिए उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। फिर आपने कह दिया बिसाइड द वार्डरोब। बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में, कि बगल में जो टेबल पड़ा है उसके बगल में कहीं पे बगल में चाबियां पड़ी हुई, ठीक है, वहां भी चाबियां नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वार्डरोब के ऊपर आपने चाबियां प्लेस करी थी। तो इसके लिए प्रेपोजिशन क्या सही होनी चाहिए थी, वो होती है ऑन, मतलब पर, मतलब वार्डरोब के ऊपर, ठीक है, पर कह सकते हो आप, ये इसको ऊपर कह सकते हो, ऊपर चाबियां पड़ी हुई हैं। तो इस प्रेपोजिशन को अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में गलत यूज कर लें तो बहुत सारी डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं। इसी बेसिस पे आपको स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन में भी प्रेपोजिशंस काफी कंफ्यूज करती हैं, राइट। पढ़ेंगे टॉपिक को अच्छे से, फिलहाल इसकी डेफिनेशन को और इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि शी वॉज सिटिंग ऑन द काउच, वो काउच के ऊपर बैठी थी, ठीक है। वही अगर आप ये कह देते शी वॉज सिटिंग अंडर द काउच या शी वॉज हाइडिंग अंडर द काउच, मतलब काउच के नीचे कहीं वो छिपी हुई थी, तो मीनिंग बिल्कुल पलट जाएगा, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स वर इनसाइड द क्लासरूम, सारे क्लास के अंदर थे। अब मान लो अगर सारे क्लास के बाहर थे तो इनसाइड का उल्टा आप कर दोगे आउटसाइड। है तो दोनों ही प्रेपोजिशंस और दोनों ही पोजीशन बता रही हैं। अब मैंने आपको कहा था प्री मतलब उस पोजीशन जिसकी बता रहे हैं उस वर्ड के पहले इनको लगाया जाएगा। तो देखेंगे आप काउच के बारे में बता रहे थे तो काउच के पहले लगाया गया, क्लासरूम के हिसाब से बता रहे थे क्लासरूम के पहले लगाया गया, ठीक है। आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, मैं बेंच पे बैठा था, बिसाइड माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बगल में बैठा था, इन द क्लास, क्लास के अंदर।
मतलब इस पूरे सेंटेंस से आपने 100% कंप्लीट डिटेलिंग दे दी कि आप क्लास में थे, अपने फ्रेंड के बगल में डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे या बेंच के ऊपर बैठे थे आप, राइट। नेक्स्ट है सीबीआई केस पे है, सीबीआई केस के ऊपर काम कर रही है, किसके साथ मिलके, पुलिस के साथ। अब पुलिस के साथ इसकी पोजीशन विद से पता लग नहीं रही, तो पुलिस के साथ जो विद लगा है ये क्या बता रहा है, सीबीआई और पुलिस का रिलेशन। और जो फर्स्ट प्रेपोजिशन ओन है ये क्या बता रही है, उनकी केस के ऊपर पोजीशन। ठीक है जी। लास्ट सेंटेंस, एन एग्जॉस्टेड मैन, एक थका हुआ आदमी। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड या एनर्वेटेड आप कह सकते हो, ठीक है। एक टायर्ड या एग्जॉस्टेड मैन जो था वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, वो एक ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा था। हम मीनिंग भी समझेंगे, कब आपको अंडर यूज करना है, कब आपको इन यूज करना है, कब ऑन, बीनीथ, बिलो यूज करने हैं। तो ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो क्या आ गया, अंडर द ट्री, राइट। अब मैं कहूं कि ऑन द ट्री, तो ट्री के ऊपर कहीं यहां चढ़ा होगा वो बंदर की तरह, है ना। चलो, आई होप प्रेपोजिशंस आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शंस, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि आप अपनी लिमिट एक सिंपल सेंटेंस पे सीमित नहीं कर सकते अपने आप को। आपको उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाने होंगे, आपको उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस भी बनाने होंगे, आपको कंडीशनल सेंटेंस भी बनाने होते हैं। अलग अलग टाइप के सेंटेंस अलग अलग चीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा उन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला एक वर्ड। उस ज्वाइनिंग वर्ड को हम कहते हैं इंग्लिश में कंजंक्शन, जिनको ज्वाइंट्स भी कह सकते हो आप। तो ये किस किस चीज को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, दो लेटर्स को आपको कंबाइन करना है, जैसे कि ए एज वेल एज बी। तो बी और ए को आपने एज वेल एज कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया, या आप एंड लगा लीजिए, ए एंड बी। तो ये एंड और एज वेल एज, जिन्होंने इन दो लेटर्स को कंबाइन किया, ये दोनों क्या थी, कंजंक्शंस थी, ठीक है। या फिर आपको दो वर्ड्स को कनेक्ट करना है आपस में, जैसे कि अंकुश एंड राहुल। तो एंड क्या हो गई यहाँ पे, कंजंक्शन। अंकुश एंड राहुल वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो अंकुश और राहुल दोनों क्या थे, दो वर्ड्स थे, उनको भी आपने किससे कनेक्ट किया, एक कंजंक्शन की हेल्प से। या फिर आपको दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, उसने यूटेंसिल्स साफ किए। देखिए एक सेंटेंस आपका फिनिश हो गया यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस। फिर आया एक सेंटेंस, शी कुक्ड द फूड। ये दो अपने आप में इंडिविजुअल, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस थे, ठीक है। इन दोनों को आपने कनेक्ट करना था, आपने किससे कनेक्ट किया, एंड के साथ। तो एंड यहाँ पे क्या हो गई, कंजंक्शन होगी, और दोनों को मिला के बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास काफी पैसा है, बट दे सीम टू बी वेरी पुअर, लगते बड़े गरीब है, मतलब अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, कपड़े वपड़े वैसे पहनते हैं, या बहुत कंजूस हैं वो। तो बट के साथ आपने इन दोनों सेंटेंसेस को अगेन कनेक्ट कर दिया। शील नॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाएगी, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है तो इन दो को, ये हमारा एक क्लोज है, हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कि क्लोजेस क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान होती है सबऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लोज की, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल श्योरली कॉल यू अप, मैं पक्का तुम्हें फोन करूंगा, वंस, कब, व्हेन आई गेट होम, या वंस आई गेट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं। तो ये जो चार वर्ड्स आप देख रहे हैं, इफ, वंस, बट, एंड, या मैंने एज वेल एज की एग्जांपल ली, हाउ एवर होता है, मोर ओवर होता है, काफी सारे कंजंक्शंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। इनके ऊपर काफी सारे स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए कंजंक्शन में इतना ही। लास्ट में देखते हैं इंटरजेक्शन। दोस्तों इंटरजेक्शन क्या होता है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच में इसके बिहाफ पे कोई स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, और ना ही इंटरजेक्शंस को हम ज्यादातर इंडियन लैंग्वेज के अंदर इतना यूज करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अपनी फिक्स्ड कुछ इंटरजेक्शंस बनाई हुई हैं, वो सबको पता है अपनी अपनी। वॉलेट चोरी हो गया, फोन गिर गया, या गाड़ी गुम हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या लेट हो गए, तो एक से दो इंटरजेक्शंस हमारी फिक्स्ड है कि हम कौन सी बोलते हैं। इंग्लिश इंटरजेक्शंस को हम यूज ही बहुत कम करते हैं, वो आपको पता है आपकी कौन सी है। लेकिन पढ़ना जरूर है, इंग्लिश को समझना है। इंटरजेक्शंस क्या होती हैं, कई बार ना सडनली एक इमोशन के साथ हमारे दिल से कोई फीलिंग निकलती है, सडनली आपके अंदर कुछ एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज हो सकता है, एकदम से आप सरप्राइज हो गए, चकाचौंध हो गए किसी चीज को देख के, फ्लैबरगास्टेड हो गए, शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया, ठीक है। या फिर आप बहुत ज्यादा चीयरफुल फील करते हो,
या किसी बेचारे गरीब को देख के या किसी एनिमल को जो कि वुंडेड है उसको देख के आपके दिल में एकदम से तरस या दया आ जाती है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को, अपनी ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो भावनाओं के साथ हम फील करते हैं उसको एकदम से बोल तो देते हैं, बट लिखा कैसे जाता है, कुछ इन वर्ड्स की हेल्प से, जिनको एक एक्सक्लेमेशन के साइन के साथ लिखा जाता है कि आप एक्सक्लेम कर रहे हैं कुछ सरप्राइज फीलिंग अपनी। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। डेफिनेशन देखिए, वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, एकदम से आई हुई फीलिंग्स और इमोशंस, किस चीज के, जॉयफुलनेस मतलब खुशी के, सरप्राइज के, शॉक के, पिटी के या सैडनेस के। सेंटेंसेस देखिए, वाओ, है ना, हम बड़े सरप्राइज्ड हुए, वाओ दिस इज एन अमेजिंग पिक्चर, कितनी बढ़िया पिक्चर है। अल्लास, हिज ओनली सन हैज डाइड इन द एक्सीडेंट। ये जब आपको किसी को कॉन्डोलेंसेस देनी होती है या पिटी फील करते हो, आप सिंपथी आती है किसी के लिए, दिल में आपके सहानुभूति आती है, तो आप यूज करते हैं सैडनेस के टाइम पे। हुर्रा, बहुत ज्यादा खुश हुए हम। ठीक है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। ओ माय गॉड, शॉक हो गए। ठीक है, देखो फर्क होता है, सरप्राइज जब आप होते हैं तो एक पॉजिटिव वर्ड यूज किया जाता है कि आप सरप्राइज्ड हुए, शॉक एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, जैसे वाव हमने यूज किया तो ये सरप्राइज के लिए था। ओ माय गॉड, ये हम शॉक होके कहते हैं। ओ माय गॉड, यू हैव मैनेज टू डू ऑल दिस, हाउ यू मैनेज टू डू ऑल दिस, तुमने ये सब कैसे कर लिया खुद से, है ना, हम शॉक होके। वैसे ही उप्स, कुछ भूल गए एकदम से याद आया, उप्स आई थिंक आई फॉरगॉट टू सेंड दी ईमेल, शायद मैं ईमेल सेंड करना ही भूल गया। तो जब भी ऐसे सडन फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में उठते हैं, आपके माइंड में आते हैं, आपकी जुबान पे आते हैं, तो आप कुछ बोल देते हैं ऐसा, वाओ, है ना, हमारी आईज बड़ी होती है, हमारे साउंड पिच इंटोनेशन भी आती है वहां पे। बट लिखते टाइम बेटर एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं बच्चे इंटरजेक्शंस। वेल, आज की क्लास में मुझे आपको यही पढ़ाना था, इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं, आगे चल के और भी काफ़ी वीडियोस आएंगी, इवन मैं आपको ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ पूरे टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आगे मेरा प्लान है कि हम एक वोकैब सीरीज स्टार्ट करें, क्योंकि आगे बच्चों के पेपर बैंकिंग और एसएससी के आ रहे हैं इन 2-3 महीनों में, 2023 के एंड में। ठीक है, तो वोकैब सीरीज में भी हम कोशिश करेंगे 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और साथ में द हिंदू के वर्ड्स डिस्कस करें। ठीक है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे, कभी डाउट होते हैं या आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट चाहिए या आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए या एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करके इससे कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंग्लिश विद अंकुश टावरा। ठीक है, बाकी मैं आपको जल्दी ही अगली क्लासेस में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको भी समझ आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके भी बताना, कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो मुझसे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मुलाकात होगी आपसे।